हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एमबीए सेमेस्टर 4 का लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। इस पेपर में 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो है मैंडेटरी है, 20 मार्क्स का है, और पार्ट बी में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 4 करने हैं। एक क्वेश्चन पार्ट बी में 12.5 नंबर का है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पार्ट ए है, जिसके बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, सब पार्ट्स। देखते हैं क्या है इसमें। ए इनवाइट्स बी फॉर डिनर, बी एक्सेप्ट दिस ऑफर, ए हायर्स अ टैक्सी बट बी डज नॉट टर्न अप, ए हैज़ टू गिव द ड्राइवर कंपनसेशन, कैन ए रिकवर इट फ्रॉम बी, एक्सप्लेन। तो बेसिकली ये लॉ वगैरह इसमें आ गया कि ए ने बी को इनवाइट करा डिनर के लिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, ए ने टैक्सी हायर करी लेकिन बी मुड़ा नहीं पीछे, फिर ए को ड्राइवर का कंपनसेशन देना पड़ा। अब क्या ये जो कंपनसेशन है वो ए जो है वो बी से ले सकता है या नहीं? मतलब टैक्सी में जाना होगा डिनर पर, वो बी का दिमाग फिर भाई मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, तो फिर ये ए को ड्राइवर को पैसा देना पड़ा, क्योंकि वो दोनों जाने को रेडी ना हो, लेकिन ड्राइवर का टाइम वेस्ट हुआ तो उसको पैसा देना पड़ा। तो इस कंडीशन में क्या ए स्यू कर सकता है बी को, वो आपको बताना है जी। अच्छा जी, बी पार्ट है, एन इन्विटेशन इज ऑफर इज नॉट एन ऑफर, कमेंट। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, कमेंट। एक इन्विटेशन दिया है ऑफर देने का, वो एक्चुअल ऑफर नहीं है, इस स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिए। अच्छा जी, एम सोल्ड हिज कार फॉर ₹2 लाख इवन दो इट्स मार्केट वैल्यू वॉज ₹3 लाख। मार्केट वैल्यू उतनी थी लेकिन वो 2 लाख की बेच दी। कैन ही डिमांड द रेस्ट ऑफ मनी आफ्टर 3 months ऑफ सेल ऑन द ग्राउंड्स दैट द कंसिडरेशन वॉज इनएडिक्वेट। क्या 3 महीने बाद वो गाड़ी बेचने के बाद बोल सकता है कि नहीं जी यार, इसकी तो हमने गलती से कंसिडरेशन गलत लगा ली थी, अब हमको 3 लाख की देनी थी, 2 लाख की बेच दी। तो क्या ये 3 महीने बाद कर सकता है? एम बताना है आपको। थ्रेट टू फाइल अ सूट ऑन फॉल्स चार्जेस अमाउंट्स टू कोर्जन, गलत है या सही है? गलत चार्जेस के ऊपर थ्रेट देना, क्या ये सही है गलत, वो आपको बताना है। ए एग्रीड टू सेल हिज बिजनेस टू बी इन नोएडा फॉर ₹1 crore. The agreement provided that A will not carry on similar business throughout India. Is this valid? भाई A ने अपना बिजनेस B को बेच दिया 1 करोड़ पे। एग्रीमेंट में ये भी हुआ कि अब A जो है वो सिमिलर बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं चला सकता। क्या ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है या नहीं? इसके बाद है हु इज़ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स में होल्डर कौन होता है? इसके बाद है कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी एंड अ सेपरेट पर्सन and also has the status of citizen under the Constitution of India. True or false, explain. कंपनी के कुछ फीचर्स हैं, इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया। इसके बाद और भी यहाँ पे चीज़ें हैं हमारी, काफ़ी सारी हैं यहाँ पे हमारे पास। द डिस्ट्रिक्ट फोरम, द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन शॉल नॉट एडमिट अ कंप्लेन if it is not filed within 2 years from the date on which the cause of action has arisen. ट्रू और फॉल्स बताइए। ये जो सारे आपको नाम गिनवाए, ये कंप्लेन नहीं दे सकते। शॉल नॉट एडमिट अ कंप्लेन इफ इट इज़ नॉट फाइल्ड विद इन 2 years। अगर 2 साल के अंदर नहीं डाली तो वो कंप्लेन नहीं दे सकते। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है? एक्सप्लेन कीजिए। इनमरेट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस रिलीज इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। इसके बाद लास्ट है डिस्कस द रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एंड द इम्पैक्ट ऑफ लीगल कंप्लायंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों ये सारे पार्ट्स थे। इसमें आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हैं। 2 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत लिमिटेड वे में आपको एक्सप्लेन करना है अपने रीजन के साथ, ठीक है। ये था लीगल बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट ए। पार्ट बी की शुरुआत होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट्स विद पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हाईलाइटिंग द लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड टू देम। तो बताना है माइनर्स का एग्रीमेंट और एग्रीमेंट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इन दोनों कैटेगरी में इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है आईसीए के अंदर, और इनके लिए जो लीगल प्रोटेक्शन दी गई है वो भी आपको बतानी है। इसके बाद है एक्सप्लोर द की प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड देयर सिग्निफिकेंस इन गवर्निंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसमें बताना है, एक्ट के बारे में। एनालाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर अलग अलग तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उन्हें एनालाइज कीजिए, इंक्लूडिंग प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स।
एंड डिस्कस देयर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीगल इम्प्लीकेशन। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, 12.5 नंबर में है ये। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने को कही गई हैं, तो हर एक चीज़ बहुत ही ब्रीफ वे में आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद है डिस्कस द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर एज प्रेस्क्राइब अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड एक्सप्लेन द लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू पार्टनर्स एंड द थर्ड पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और मिसकंडक्ट बाय पार्टनर्स। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ बताइए पहले तो, और बताना है कि जो पार्टनर्स हैं उनको कौन कौन से लीगल प्रावधान अवेलेबल हैं, और थर्ड पार्टीज़ को अगर कोई पार्टनरशिप ब्रेक करी जाती है या किसी पार्टनर द्वारा मिसकंडक्ट करा जाता है। इसके बाद है एनालाइज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर बोर्ड कंपोजिशन, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन एंड बोर्ड कमिटी एंड एग्जामिन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स इन ओवरसीइंग कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। तो पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट बताओ, इन सब की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और फिर इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताइए। इसके बाद है डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2022, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट, abuse of dominant position, imposition of penalties and promotion of fair competition in the marketplace। तो जो भी इस संस्था का योगदान है, रोल है, फंक्शन है, वो आपको बताना है। अलग अलग जो प्रोविजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, इन्फोर्स करने में, और प्रोविजन भी कुछ यहाँ पे उन्होंने ब्रीफ में मेंशन करी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोर द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है, इन रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। अच्छा, इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव और क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने में इंडिया के अंदर। एनालाइज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रैशनल बिहाइंड दिस इनैक्टमेंट ऑफ FEMA एंड डिस्कस इट्स रोल इन प्रोमोटिंग स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थोड़ा सा इसका इतिहास भी बताना है कि ये जो एक्ट आया उसका थोड़ा सा इतिहास भी आपको बताना है, और बताना है कि इसका रोल क्या है स्टेबिलिटी बनाने में, ट्रांसपेरेंसी रखने में, और मार्केट में एफिशिएंसी रखने में। तो ये दोस्तों पेपर था आप लोगों का MBA सेमेस्टर 4 लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस का। थैंक यू।